बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एचएन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैच खूब तरीके से आपने इंजॉय किया होगा। ऑल्दो हमारी तमाम तर वो मोहब्बतें लगावतें पाकिस्तानी टीम के साथ है, लेकिन कल का मैच बहुत एक्साइटिंग था और जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने भी खेला बहुत ज़बरदस्त था। आप ये चीज़ छोड़ दें कि पाकिस्तान जीता, इंडिया जीता, लेकिन अगर दोनों टीमों की कारकर्दगी देखी जाए तो कल पाकिस्तान ने भी अच्छा खेला, लेकिन आखिरी ओवर्स में जाकर जो हुआ उसने तो पलटा ही बदल दिया। आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, किसी के मरने पर रोना खिलाफ सुन्नत नहीं है, बल्कि ये सुन्नत से साबित है। लेकिन उसके अंदर पीटना, अल्लाह से शिकायत करना, शरीयत मुताहरा में इसकी गुंजाइश नहीं है। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुतालिक आता है कि हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे तशरीफ़ ले गए। आपने उनकी रुखसार और पेशानी पे बोसा दिया और आपकी आँखों से आंसू जारी थे। इससे मालूम हुआ मुसीबत के वक्त आँखों से आंसुओं का जारी होना ये एक बशरी तकाज़ा है, लेकिन अल्लाह से किसी किस्म की शिकायत ज़बान से नहीं करनी चाहिए। अमूमन हमारी बहनें, हमारी बेटियां मुसीबत के मौके पर उनकी ज़बानों से अल्लाह के बारे में शिकवे वाले अल्फाज निकल जाते हैं। इससे इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। जी, सो ये था आज का पैगाम। अब कुछ बात कर लेते हैं जी। खबरें तो हैं हमारे पास, टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे, लेकिन कल के मैच की हम बात करेंगे। सो कल के मैच की कुछ झलकियां पहले आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आते हैं मैच की तरफ। Kohli goes down the ground, he'll only get a single. Is Karthik going to come running back? They need Virat Kohli in strike. Full. Has he got the timing right? Has he got the timing right? Oh, it's gone for six. Pakistan believe. He's knocked him over, but they'll take the run. It's running away down, but surely, if it hit the ball, if it hits the stumps, they're coming back. No, is there a stumping? Is there a stumping? What a twist! Are we seeing a cricket match or what? Dinesh Karthik's got to walk back. Smiti, you were spot on. The new batsman will take strike. Copy umpire review for. What a game we've had. Nawaz, what have you got, Nawaz? Ashwin goes over, clears the infield. India win a famous win. You look at सच अ फैंटास्टिक मैच, सीरियसली। मतलब आपको एंड तक कुछ नहीं पता था क्या हो जाने है, लेकिन चलिए जी, कुछ मैच में खिलाड़ियों की कैसी कारकर्दगी रही इस पर भी बात कर लेते हैं। कितना मैच मेरी तरह क्या सब लोगों ने एंजॉय किया। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब। आयशा साहिबा कह रही मेरा नाम भी ले ले, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। जी, आप पीछे ना रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। खुश हैं, गमगीन हैं? साई साहब ने तो मेरे ख्याल से कल साई साहब ने बताया 2 खास इवेंट मिस किए हैं इस मैच की वजह से। सो साई साहब परेशान तो नहीं हुए फिर मैच से? जो उम्मीदें वाबस्ता थी। मैं तो वैसे बारिश की भी दुआएं मांग रही थी हफ्ते को। आमिर भाई का तज्जिया जो मैंने सुना था ना, मैं दुआएं मांग रही थी बारिश हो जाए, लेकिन बहुत बेहतर खेला हमारे खिलाड़ियों। जिस तरह मैच शुरू हुआ और बाबर आजम हमारे आउट हो गए, मैं तो यही कल देख रहा था कि अगर बाबर आजम चल जाए पाकिस्तान जीत जाता है, कोहली चल जाए तो फिर इंडिया जीत जाता है। ओवरऑल मैच बहुत ज़बरदस्त था। और आपको पता जब पाकिस्तान का मैच होता है तो भी स्टेडियम भी फुल होता है, मार्केट्स में कहीं आपको कोई रश नज़र नहीं आता, लोग हर बंदा टीवी के साथ जुड़ा होता है। तो कल का मैच जो स्टार्ट हुआ तो उसमें तो बिल्कुल डाउन हो गए थे। बंदे का दिल कर रहा था कि टीवी बंद करे और निकल जाए।
और विकेट बड़ी मुश्किल थी। पहले 3-4 ओवर तो आपने देखा शान मसूद के बैट को भी बॉल नहीं लग रही थी। फिर लोगों ने वो सोशल मीडिया बड़ा उसको किया कि अगर ये पैड से खेलना है तो बैट की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स बिल्ड की और जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने खेला वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो टर्निंग पॉइंट था कि मैच हमें लग रहा था कि पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पे आ गया। ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद वाले खिलाड़ी जल्दी चले गए। फिर भी एक अच्छा स्कोर सेट कर लिया था, बड़ा अच्छा बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। और फिर हमारे फास्ट बॉलर्स ने जो शुरू के 10 ओवर किए वो बहुत ज़बरदस्त थे। कोहली का एक बड़ा नाम है। फिर उन्होंने तो कमाल कोहली ही फिर ग्राउंड में हो और इंडिया मैच हार जाए, फिर ये कोहली की तौहीन है। बिल्कुल और सही उसने जो हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे हैं ना, वो अनबिलीवेबल हैं। क्रिकेटर्स इस बात को बेहतर समझते हैं कि वो जो सेकंड लास्ट पे उसने सामने छक्का मारा वो बड़ी मुश्किल बॉल थी, लोग उसको रोकते हैं या इसको पुल मारते हैं, लेकिन उसने स्ट्रेट पे छक्का मारा। फिर दूसरा छक्का नवाज ने बड़ा अच्छा मैच बना लिया था। फिर वो इतना प्रेशर होता है स्पिन बॉलर के लिए कि कोहली जो है वो खेल रहे हैं और उसके बाद लेकिन उम्मीदों के बरक्स कल टीम ने कारकर्दगी दिखाई है। सिप्रा साहब ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साई साहब बिल्कुल ठीक रहे। साई साहब ने तो पूरा मैच देखा होगा, क्योंकि हम लोग ड्यूटी पे थे, मैच नहीं देख सके, कुछ झलकियाँ देखी हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपको पता है वो दर्जा हरारत जो होता है दोनों ममालिक में बहुत ज़्यादा होता है। वो तो ऐसे लग रहा होता है कि एक जंग जो है वो छिड़ी हुई है और तमाम जो लोग हैं इस पर देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में इस वक्त कप्तानी पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा स्कोर था। फिर उसके बाद इंडिया का खेलना देखें ना, 10 ओवर में उनका कोई 40% ही स्कोर नहीं था, लेकिन अगले 10 ओवर में उन्होंने 100 से ज़्यादा स्कोर बनाकर मैच जीत लिया। तो ये क्रेडिट तो इंडियन टीम को देना चाहिए और ये जाता भी है। दूसरा जो सही साहब बात कर रहे हैं कि सेकंड लास्ट ओवर जो हमारा था 19 ओवर में जो हारिस रऊफ ने करवाया, हालांकि शुरू के उनके ओवर्स देखें और उनके मेन जो बैट्समैन थे उनको आउट करना और उसके बाद स्कोर को काबू में रखना, तो यही की जा रही थी कि जब आहिस्ता आहिस्ता स्कोर बढ़ रहा था कि नवाज का जब ओवर आएगा तो वो हमारे साथ क्या करेगा। और फिर वही हुआ जो लोग पूरी पाकिस्तानी अवाम सोच रही थी और इंडियन भी सोच रहे थे कि नवाज का जब ओवर आएगा तो उसमें क्या होगा। अब देखो उस पर कुछ तनकीद भी हो रही है, कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि डेड बॉल थी, वो नो बॉल थी, वो बोल्ड हुए, उस पर क्या लॉ है। वो तो अब गुजर गया ना, मैच तो वो जीत गए, मैन ऑफ द मैच भी कोहली हो गए बेसिकली जब नवाज ने सेकंड। लेकिन हमारे यहाँ सॉरी सही तो एक आखिरी बात, हमारे यहाँ ये है कि हम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो रिजवान और उसके बाद बाबर आजम पे खड़े होते हैं। जब बाबर आउट होता है और उसके बाद अगर रिजवान का और शुरू में आउट हो गया, हाँ, बिल्कुल, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि नहीं, वो फिर चाचा इफ्तिखार की बारी आ गई, जिसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला। फिर वो नए प्लेयर शायद शान मसूद उनका नाम है, जिनको अभी डाला गया, पुराने होंगे लेकिन अभी इस टीम में शामिल किया उनको, बहुत अच्छा खेले हैं वो भी। साथ में छक्के मारने के लिए 2 प्लेयर्स को भेजा गया, लेकिन वो ना छक्के मार सके। सब इसी तरह विकेट मुश्किल थी। हाँ, तो वो ना मार सके, वो मुश्किल थी। बिल्कुल जो एंजॉय किया, देखे जो पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज होना और वो एंजॉय करना, और फिर छुट्टी का दिन जो है आप इस तरह आपका दोपहर से लेकर शाम तक सड़कों पर कोई नजर नहीं आ रहा था, मार्केट वैसे बंद है। बेसिकली वो सारे यही कह रहे हैं जी कि बाबर आजम ने नवाज को आखिरी ओवर क्यों दिया। मुझे लगता है हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नवाज ने जो सेकंड लास्ट ओवर अपना किया था ना, उसमें उसको अच्छी खासी कोट हो गई थी। उसमें मेरा ख्याल 2 छक्के लग गए थे, 3 छक्के लगे थे। तो उसके बाद फिर बाबर आजम ने ये कोशिश की कि और पांड्या को आउट किया जाए ताकि फास्ट बॉल अपने मेन बॉलर को वापस लाए। उसको शहीनशाह अफरीदी आया, नसीम शाह आया, हारिस रऊफ आया, 1 ओवर रह गया था स्पिनर का। अब और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि आपके पास कोई फास्ट बॉलर है भी नहीं, कोई मीडियम फास्ट भी नहीं था। फिर नवाज ने पहली बॉल बड़ी अच्छी की, पांड्या को आउट किया, लेकिन वो 9 बॉल चले वो हो गई, एक मतनाज़े थी जो भी चीज़ थी। एंड ऑफ द डे क्रिकेट बड़ी अच्छी हुई, जो भी जीता क्रिकेट। हाँ, मैच बहुत अच्छा था कि सबने एंजॉय किया। जीत ये तो खेल का हिस्सा है जी, हार और जीत। लेकिन कल पाकिस्तानी टीम ने भी बहुत अच्छा खेला और इंडियन टीम ने भी, तो किसी ने तो जीतना होता है। सो नेक्स्ट टाइम के लिए हम गुड लक कहना चाहेंगे अपनी टीम को। अब आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज क्या है। शहर लाहौर जराइम पेशा अफराद के निर्गे में 24 घंटों के दौरान 342 वारदातें हुई हैं। फाइनली जी, लेस्को का शॉर्टफॉल 0, लोड शेडिंग खत्म, 300 मेगावाट बिजली सरप्लस हो। इमरान खान ने मईशत पर खुदकुश हमला किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया तो सैलाब ने घेर लिया, बिलावल की तजर्बा।
सुई नॉर्दर्न कंपनी का एलपीजी सिलेंडर की मुफ्त डिलीवरी का फैसला। ये मुफ्त डिलीवरी वाली बात तो कुछ हैरान को नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूर इस पर कुछ शराइत होंगी। कुछ खबरों की डिटेल्स हम आकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ये हम संडे की बात करने लगे हैं जी। 24 घंटों के दौरान हुई हैं 342 वारदातें। शहर जराइम पेशा अफराद के निर्गे में है। हर रोज़ ये खबर शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमारे न्यूज़ बुलेटिन देखें तो आपको खबरों के साथ सीसीटीवी फुटेज भी नजर आएगी। पुलिस ने नोटिस ले लिया, पुलिस की कार्रवाइयाँ। ये रिवायती सिलसिले से जब तक हम नहीं हटेंगे, मुझे बहुत हद तक बार बार ये चीज़ कंपैरिजन करना पड़ता है कि बहुत अरसे से हम ये खबरें कराची के बारे में सुनते थे कि कराची में ऐसे हालात हैं। तो अब यहाँ पर ये हालात होने लग गए हैं। साई साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आना, बहुत शुक्रिया। सिपरा साहब की बीट में तो अब चीज़ें माइनस जो थी वो प्लस होना शुरू हो गई हैं। हमारी बीट इसी तरह नहीं, वो बिजली के हालात बेहतर हुए, गैस के खराब हुए। आपकी बीट में भी प्लस ही हुई हैं, डकैतियां बड़ी हैं, काम नहीं हुई, आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल डकैतियां बड़ी। साहब, ये काम क्यों नहीं कोई करना चाहता, या अगर काम करते हैं तो नताइज सिफर के सिफर क्यों हैं? ना, ये तो पिछले तकरीबन 1 साल से इस तरह चल रहा है। और फिर इस बात पे पुलिस वाले अफसरान जो हैं वो चीखते ही बहुत हैं कि आप ये क्यों रोज़ाना इतनी वारदातें नहीं हैं। ये इनका अपना रिकॉर्ड होता है, जितनी FIR दर्ज होती हैं ये वो डाटा है जो FIR दर्ज होती है, मेरा ख्याल है। क्योंकि अगर FIR का इंदराज भी कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए कोई बड़ी वारदात हो जाए तो उसकी FIR हो के फौरी शेयर करते हैं, लेकिन कोई किसी का मोबाइल छीन जाए या किसी का 20-30 हज़ार रुपया छीन जाए तो वो उसको जाके उल्टी बातें भी सुनना पड़ती हैं। बेसिकली यहाँ पे चल ये रहा है कि आला अफसरान में कोऑर्डिनेशन नहीं है उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। CCPO साहब जिस तरह की वर्किंग कर रहे हैं वो तो हर चीज़ यहाँ है कि वो बिल्कुल सियासी हो चुके हैं। हर बंदा कहता है कि वो जो गवर्नमेंट कह रही है वो कर रहे हैं। उनका पब्लिक प्रायोरिटी नहीं है, पब्लिक प्रायोरिटी नहीं है। आपको मैं यही बता रहा हूँ कि IG पंजाब ने जो पिछली क्राइम मीटिंग की थी उसमें भी लाहौर पुलिस को बहुत खींचा था और DO लेटर जारी किया था, मतलब इनकी लिख के एक्सप्लेनेशन जारी की थी कि आप मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा। और कोई 2-3 दिन पहले क्राइम मीटिंग हुई है, उसमें भी IG ने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो असल काम है उससे आप। इनकी जुबान में क्राइम कहते किससे हैं, मुझे जरा ये बता दें। यहाँ मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई, डकैती राजधानी की बात भी हुई, उस दिन भी बताया, कैश भी ले गए, जेवरात भी ले गए, मतलब उस दिन भी बताया था कि ये डकैती डाका उसको कहते हैं जिसमें 5 बंदे या उससे ज़्यादा बंदे वारदात करते हैं। ये जो स्नैचिंग है ये तो मामूली सा केस है, इसमें तो वैसे ही बंदा छूट जाना है। ये इसको तो केस काउंट ही नहीं करते। मैं आपको बता रहा था कि इनका क्राइम 1,20,000 पिछले साल 10 माह में रिपोर्ट हुआ था, इस साल 1,82,000 हो गया, यानी तकरीबन 62,000 क्राइम बढ़ा है जो रिपोर्ट हुआ था उन्होंने। तो इतनी हद तक क्राइम का बढ़ जाना लाहौर शहर में, हीनियस क्राइम 200% बढ़ा है। ये चीज़ें क्यों नहीं कंट्रोल करते? सिटीज़ ने भी किसी को पकड़ के दिया। सेफ सिटीज़ का तो मामला ही उल्ट हो गया ना, वहाँ पे तो कुछ कह ही नहीं सकते। वहाँ पे उनके जो MD की सीट 1.5-2 साल से खाली है, CAO की सीट पिछले 2 साल से खाली है, COO का चार्ज ख़त्म हुए को 4-5 माह हो गए हैं। उनसे मौक़िफ़ लेने वो इस बात पे बोलने के लिए तैयार नहीं कि कोई अफसर क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पे। ना कैमरे चलते हैं, ना बैटरियाँ चलती हैं। तो ये कह देते हैं कि जी ये चीज़ें सियासत की नज़र हो रही हैं, हर मामला सियासत के साथ जुड़ा है और हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। सिपरा साहब, हम जिम्मेदार किसको कहें? आपके शहर में कोई भी सेफ नहीं है। देखें, आपकी पुलिस जिम्मेदार है, यूनिफॉर्म जिनको हम लोग अपने टैक्सी से पैसे देते हैं, जो मराहत लेते हैं, वो जिम्मेदार है। आप CCPO की जो पोस्टिंग है या CCPO को आप इनफरादी तौर पर तो चले सियासत की नज़र कर सकते हैं कि विफाक का वो हैं तो विफाक बुलाए तो आप पंजाब उसको उनको रिलीव ना करे, वो वापस ना जाएं और थपकियाँ भी मिलती रहें। आप CCPO की हद तक तो देख सकते हैं, लेकिन उससे निचली सतह पर आएँ तो फिर DIGs भी हैं, उसके बाद SSP हैं, SPs भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके क्राइम को कंट्रोल करना बुनियादी जिम्मेदारी SHO की है। ये जो ऊपर लोग बैठे होते हैं ये मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये आपको सजेशंस दे रहे होते हैं। अब ठहरिएगा, बात पूरी करने दें, बात पूरी करने दें। ये डायरेक्शन देते हैं, ये आपने दफातर में बैठ कर कोई बड़ा क्राइम हो गया तो वहाँ नोटिस हो गया तो SP साहब भी पहुँच जाएंगे, उसके बाद SSP भी, DIG मौके पर मौजूद होंगी। 2-4 करोड़ की अगर खुदा न खासा डकैती हो जाए, कोई दोहरी कत्ल की वारदात हो जाए, ये वहाँ पहुँचेंगे। अदरवाइज इनका काम नहीं, ये अपने दफातर में ही बैठेंगे।
बात करने का मकसद ये कि अब सबसे बड़ा जो क्राइम मेरी नज़र में है और होना भी चाहिए वो आपकी राहज़नी है कि घर की दहलीज पर ख़वातीन को लूट लेना, या राह जाते कोई है उससे मोबाइल खींचा जाए, या चंद हज़ार रुपए जिसको साई साहब कह रहे हैं कि उसको डकैती नहीं समझते, ये बहुत बड़ा क्राइम है। देखें एक्ट हुआ है, आप नुकसान की तरफ ना जाएं, आप उन क्रिमिनल लोगों की तरफ जाएं। नहीं ये देखें ना शिप्रा साहब, हम तीनों जब भी किसी थोड़ी सी आपको 10-11 बजे ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपनी इस शहर में कैमरे भी लगे हैं, हम फ़ोन जब कान को लगाते हैं तो हम दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि कोई आ ना जाए। अब लोग भी देख के चलाएं तो लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ है ना, फिर इसकी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हम लोग अगर हैं तो इसका मतलब पूरी पब्लिक है। क्या मैं आपको अपना रिसेंटली एक वाकया बता देती हूँ। मेरी खाला के बेटे के साथ 1.5 लाख रुपए बाइक पे परसों खींच के ले गए। फिर उसके बाद मेरी अपनी सिस्टर के बेटे की डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर से साइकिल, उस बेचारे ने इतना अफसोस उस चीज़ का लिया, बच्चा बेचारा हमारा बीमार पड़ा है। अब मतलब मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आपने इसकी FIR क्यों नहीं कराई, जाना चाहिए, बता हो क्या जाएगा। मैं इस चीज़ पे बहस कर रही थी कि इसका क्या होगा। कुछ भी नहीं होना। आपने खुद जिक्र किया अपने इंट्रो में कि CCTV की फुटेज मौजूद है और लोगों की शनाख्त हो सकती है, बाद पकड़े जाते बाद नहीं पकड़े जाते। मैं जिस तरह साई साहब से बात कर रहा था सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ पे, अब जिसका नाम है सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है कि आपने शहर को सिक्योर करना है, शहर में तहफ़्फ़ुज़ लोगों को देना है। अब इनकी मैं एक बात साई साहब अगर बुरा ना मनाए तो मैं एक बात करूं, क्राइम कंट्रोल करना या अगर कोई बड़ी वारदात हो जाए या गाड़ी चोरी हो जाए तो हमेशा यही होता है कि CCTV जो सेफ सिटी के हैं वो ख़राब हैं, यही होता है साई साहब। और आप बड़ी दफ़ा खबर भी दे चुके हैं कि हज़ारों की तादाद में ख़राब हैं यार इनका अपना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे 60 की स्पीड है, जहाँ पे 61 पे लोगों को चलान हुए हैं। 70 स्पीड लिमिट है तो 71 पे लोगों को चलान हुए हैं। आप उस स्पीड को तो मॉनिटर कर रहे हैं जहां पे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, आप उसकी तरफ नहीं जा रहे। 60 की लिमिट है, 61 पे चलान हो रहा है। बड़ी स्क्रीन लगी होती है सेफ सिटीज में, नहीं उसमें यही देखा जाता है कि आपने चलान किस तरह करना है, जहां से पैसा आना है उसके बाद भी 15 पे कॉल दे दें, उसके बाद गाड़ियों को रोक ले कि आपने ये पैसे देने हैं, उसके बाद हमारी अदालत का हुक्म है कि ये चलान कर सकते हैं। भाई अदालत का हुक्म है, अपनी जगह पे है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि SOPs पे बनाया गया था उसका मकसद क्या था, आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे। जब भी कोई बात होती है कि वारदात होगी, मुझे खबर वाइंड अप आयशा करने का कह रही है साई साहब, मेरी बात साई साहब का कमेंट ले ले फिर नाराज हो जाएंगे। असल मसला ये चल रहा है ब्रिटिश के पिछले 5 साल से बैटरियां अपनी मुद्दत पूरी कर, तो सुन के थक गए। नहीं छोड़े नहीं, बैटरियां चलान करते वक्त बैटरियां इनकी सही होती हैं। वो पतली कौन सी आंख लगा के बैठेंगे, 60 की लिमिट है, 61 पे चलान करना मैं ना चलाए ना चले, ये क्या बात है। आपका जो काम है आप वो करें, हम लोगों ने चलानी है। अगर वायलेशन होगी तो हम लोग उसको अदा करते। मेरे 11 चलान थे, हम पे कर चुके हैं, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो लास्ट टाइम हुआ है, बात ये कर रहा हूँ कि मैं मेरे बात करने का मकसद ये है कि आप 60 की लिमिट है, 61 पे चलान कर रहे हैं, और जब डकैती होती है कैमरे खराब और ऐसी लाके देनी है बैटरियां, किसका काम है ये? सबसे मेन बात ये है कि इन्होंने इश्तिहारी पकड़ने वाला एक सिस्टम 5-6 साल पहले जब शुरू हुआ तो इश्तिहारी पकड़ने वाला सिस्टम लगाया था। आपने कहा हमने दरबारों पे कैमरे लगा दिए, मार्केटों में लगा दिए, अहम पॉइंट्स पे लगा एक और बात इतनी बड़ी है। अभी एक आखिरी बात, आखिरी भाई, ये क्रिकेट टीम आई हुई थी, कौन से मुल्क की थी, हमारे यहाँ आई थी, इंग्लैंड की थी। सेफ सिटी अथॉरिटी का एक कैमरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। उनकी टीम की मॉनिटरिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर से मॉनिटरिंग रूम बना, प्राइवेट कैमरास नस्ब किए गए, सेफ सिटी कैमरा का एक कैमरा भी इस्तेमाल नहीं, और वो लोग प्रेस रिलीज जारी करते रहे कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक कैमरा भी नहीं इस्तेमाल हुआ। तो हकीकत ये है जी, तो फिर इनको ये देखें, इसको कुछ और नाम दे दे, क्योंकि अब ये कहते हैं अच्छा खबरें अच्छी नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी नवीद चौधरी साहब बहुत अच्छा करते हैं कि सेठी साहब की तस्वीर, एनी की और मेरी तस्वीर अखबार में लगा देते हैं, कुछ तो अच्छा होता है फाइनली। इसके अलावा खबरें तो हमें, लेकिन अभी ब्रेक के बाद आके हमने आपको बताना है बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 0 पर पहुंच गया। ये आयशा बताएगी वैसे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं महंगाई से हर दूसरा बंदा परेशान है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। ऐसे में सफ़ेदपोश लोग जो कि बचत करते हैं, किसी ना किसी तरह अपनी सेविंग करते हैं, वो अब सोचते ये हैं कि सेविंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करें। क्योंकि हम पहले देखते थे लोग क्या करते थे जी, अच्छा कुछ गोल्ड लेके रख लिया कि आगे जाके इसकी कीमत बढ़ेगी। अब आपको पता नहीं चलता, किसी टाइम गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है, किसी टाइम कम हो जाती है।
लोग डॉलर भी खरीद लेते थे कि कीमत बढ़ रही है, लेकिन आपको आजकल ये भी नज़र आ रहा है कि डॉलर की कभी कीमत में उतार देखा जा रहा है, कभी चढ़ाव। ऑलरेडी ऑल्दो अभी तो बढ़ ही रही है कीमत, लेकिन पिछले दिनों हमने ये देखा कि डॉलर की कीमत में कभी भी आ रही थी, तो लोग परेशान होना शुरू हो गए। अब सोचना ये है, प्लानिंग ये करनी है कि सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या प्रॉपर हिकमत अमली होनी चाहिए। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत अच्छी खबर कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। इससे हमारी मैशियत पे क्या असरात होंगे? ओवरऑल तक पाकिस्तान का इमेज अच्छा बिल्ट हुआ ही है, लेकिन क्या इसके असरात एक आम आदमी की ज़िंदगी में पड़ेंगे? उसको फ़ायदा होगा? उसके लिए क्या बेहतरी होगी? ये हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, और आपको बताएंगे कि अगर आप सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेव करना चाह रहे हैं, पैसे ही रखने चाहिए, डॉलर खरीदने चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, आखिर आपको करना क्या है सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं जी, प्रोफेसर मुनव्वर खान साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे हम कुछ तजावीज़ देंगे, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, महंगाई होती क्यों है? अब लोग जो हैं उनकी कुव्वत खरीद बिल्कुल एंड है, और महंगाई उस तनासब से बढ़ती चली जा रही है। अगर यही कुछ हुआ तो फिर आपकी मैशियत तो तबाह हो जाती है ना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। महंगाई जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, उसका बुनियादी रीज़न तो यही होता है कि अशिया की तादाद कम है और जो रुपया है वो सर्कुलेशन में ज़्यादा है। जो रीसेंट हम वेव देख रहे हैं उसके 2-3 कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक तो वो जो कोविड के बाद सप्लाई चेन के अंदर सारा इशू आया और वो डिस्टर्ब रही, और दूसरा जो है वो डॉलराइजेशन है। जो हमारी इकॉनमी है वो बहुत हद तक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, तो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, कोई मशीनरी, कोई स्पेयर पार्ट्स, कोई सेमी फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। चूँकि डॉलर की प्राइस जो है वो तकरीबन डबल हो गई, तो उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आया और जो इंपोर्ट कंपोनेंट्स थे उसके ऊपर, तो उस वजह से जितनी भी चीज़ें थी, आप भले वो गाड़ी हो या भले वो कोई फूड प्राइसेस हो, वो सब में इजाफा हो गया। तो जब तक हम इंडिजिनस पे नहीं आएंगे, यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको ख़ुद बनाने में, उसके रॉ मटेरियल ख़ुद बनाने में, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इब्तला का दौर तो है, मुश्किल तो है, लेकिन इसके अंदर जो खैर का पहलू है वो ये है कि हमें इसको समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की, और वो जो पिछले 2-3 डिकेड्स में हमने इंपोर्ट के ऊपर भरोसा किया है उसको कम करना चाहिए। वो कम करेंगे तो बड़ी आसानी से जो चीज़ें हैं वो इंडिजिनस जब बनेंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, ग्रेजुअली होगा। हाँ, तो फिर प्राइसेस ऑल्दो इस महंगाई के दौर में बचत नामुमकिन है, बल्कि इम्पॉसिबल आप कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब वो लोग जो कि थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या बचत के लिए, पहले लोग गोल्ड खरीद के रख लेते थे कि अच्छा जिसकी कीमत बढ़ेगी, अब इतनी सिचुएशन है, आपको नहीं पता कि क्या हो जाना है। सो आप क्या रेफर करना चाहेंगे लोगों को जो कि कुछ अपनी सेविंग करना चाहते हैं? डॉलर खरीदें, सोना खरीदें, या फिर पैसे कैश रख लें? जी अच्छा, अब इसमें भी जो है ना हर्ड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। हम ये देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और फिर सुनी सुनाई बहुत सी बातों पे बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी बहुत जगह होता है कि आपको पता चलता है जी कि फ़लाँ ने प्लॉट लिया था, उस प्लॉट की कीमत डबल हो गई, उसकी ट्रिपल हो गई और उसने अब इतने पैसे बचा लिए, और आप उसी देखा देखी में किसी ऐसी जगह पे प्लॉट ले बैठते हैं जो कि वैसे ही स्कैम होता है और फ्रॉड होता है। तो पहली तो बात यह है कि अगर तो आपके पास टाइम है और आप एनर्जीज़ हैं और फिर कुछ सेविंग भी है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको चैनलाइज करें किसी एक्टिव इन्वेस्टमेंट में, यानी कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर लें। जैसे अब देखिए जो इंटरनेट है, इसने जो ऑनलाइन बिज़नेस के इतने विस्टास नए पैदा कर दिए हैं कि बहुत सी खातीन, बहुत सारे बच्चे घर में बैठे बिजनेसेस कर रहे हैं। तो पहली तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उसको एंगेज करें उस पैसे को, और कोई स्टार्टअप्स में या कोई और छोटे बिजनेस में, भले ऑनलाइन बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करें। अच्छा, फिर दूसरी जो बात हम करते हैं वो आइडल ऑनलाइन की बात की, ये ऑनलाइन महफूज सरमायाकारी हो सकती है? जी, ऑनलाइन बिजनेस की मैंने बात की कि आप कोई ट्रेडिंग, कोई छोटा बिजनेस ऑनलाइन रन कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना शोरूम ख़रीदने पड़ेंगे, ना बड़े वेयर हाउसेस लेने पड़ेंगे, और आप एक छोटा स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो है वो आइडल इन्वेस्टमेंट्स की है, जिसमें आप कहते हैं कि मैं पैसे लगा दूं और पैसा बढ़ता चला जाए। अच्छा, ये ठीक कहा आपने कि
रियल स्टेट में लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक आप समझिए कि लेट्स से मिलियंस की बात है, तो आपके पास 10 मिलियन 20 मिलियन है तो ठीक है, फिर आप कोई प्लॉट ऑफ लैंड ले सकते हैं और उसमें भी बड़ा देखभाल के और अच्छी तरीके से सोच समझ के लेना चाहिए, और वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। दूसरा गोल्ड है, गोल्ड रिलेट करता है डायरेक्टली डॉलर के साथ। अब जैसे एक मेजर ड्रॉप आया डॉलर प्राइसेस में ये नए फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद, तो डॉलर प्राइसेस जो गोल्ड प्राइसेस जो है वो नीचे गई हैं। अभी भी पिछले चंद दिनों में कोई 20,000 रुपये तोला जो प्राइस है वो नीचे चली गई है। तो प्रॉब्ली इस वक्त अगर बाइंग है तो वो एक आप कह सकते हैं कि प्रूडेंट बाइंग है। लेकिन इसके अलावा जो आप समझते हैं कि रेगुलर आपको रिटर्न्स मिलते रहें, तो उसके कई ऑप्शंस हैं जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, बैंक से रिलेटेड हैं। लेकिन जो एक एलिमेंट है जिस पे स्टेट बैंक का भी बड़ा फोकस है वो इस्लामिक बैंकिंग है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग में ऐसी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक तो वो आप इंटरेस्ट से बच जाते हैं और दूसरे जो है आपको एक रेगुलर रीजनेबल अर्निंग्स मिलती रहती हैं और आपका सरमाया भी ये महफूज बड़ी रहता अच्छी है। चीज़ें हैं जी जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं। मुझे ये बता दें, हम लोग खौफजदा रहते हैं ना कि उन्होंने अगर अपनी सेविंग करनी है तो ये डॉलर रखना, सोना रखना, इससे हटके जो ऑप्शंस आप बता रहे हैं खासी काबिल गौर है। इन चीज़ों को आम कैसे हमने करना है, लोगों के लिए ईजी कैसे बनाना है, उनको समझाना कैसे? देखिए उसमें बात तो वही है ना कि पैसे जो आपके पास फ्री हैं वो कितनी देर के लिए फ्री हैं। तो उसमें थोड़ी सी मैं ये फिर वही कहूँगा कि हर्ड फॉलोइंग में नहीं जाना चाहिए कि उसने क्या किया और इसने क्या किया। प्रूडेंटली उसको देखना चाहिए। जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मसलन हम जो अच्छे नामों वाले इस्लामिक बैंक्स हैं उनके पास जा सकते हैं, उनका जो अमला बड़ा ट्रेंड होता है, उससे आप जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे सूट करेगी। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको जो रिटर्न है वो साल बाद मिलना है, कुछ ऐसे हैं जिसमें मिलता है। तो कीपिंग इन व्यू योर रिक्वायरमेंट, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनमें से कोई अभी के लिए आपकी रिकमेंडेशन ये है कि आप चीज़ें इकट्ठी करके ना रखें किसी भी फॉर्म में। अगर आप उसको रोलिंग में लेकर आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएंगी। अब आ जाए जी, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकला, ऑल्दो बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। इम्पैक्ट इसका किस तरह से पहुंचेगा? अब हम तक अच्छी खबर तो हम कह रहे हैं, हम तक इसके समरात पहुंचते कितना टाइम लगना है? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसको देखने की ज़रूरत ये है, ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि इसका शोर तो बहुत है, लेकिन आम आदमी को समझ नहीं आती कि क्या फ़ायदा हो गया, मुझे क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। इसमें सबसे इसको देखने के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या नहीं हुआ। ग्रे लिस्ट में से अगर आप नहीं निकलते और आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो फिर मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। वो बेशुमार सैंक्शंस हैं, ऐसी सैंक्शंस भी हैं जिसमें आप ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते, आपके जो बैंक्स हैं वो इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कई मुल्क हैं जैसे यमन है, ईरान है, उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो इकॉनमीज़ जो हैं वो डिवास्टेट कर जाती हैं। तो एक तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उन पाबंदियों से बच गए। दूसरा ये है कि वाइट लिस्ट में आने के बाद एक तो है एलिमेंट स्टिग्मा का, कि आपसे वो स्टिग्मा दूर हो गया। जैसे देखिए ना कि कहते हैं जी कि फ़लाँ मुल्क जो हैं ये ख़तरनाक मुल्क हैं, इसकी ट्रैवलिंग ना करें। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हैं, FATF की रेटिंग को और लिस्टिंग को। और अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं दे शाई वे कि इधर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, तो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो बहुत सारी मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं वो आपको लोन नहीं देती, जो बड़े इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपको लोन नहीं देते, और इसके अलावा जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उसको मॉनिटर किया जाता है और आपकी इंटरनेशनल जो फंडिंग कॉस्ट हैं वो बढ़ जाती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट बढ़ जाती हैं। तो ये सारे मामला जो हैं ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की इससे जान छूट जाएगी और ये एक इन्वेस्टमेंट। ये सफ़र आम आदमी तक कब पहुंचेगा, इसका समरात कैसे मिलेंगे आम आदमी? वो उसमें यह है कि इसका टिकल डाउन इफेक्ट है बुनियादी तौर पे। इससे ये होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसान हो जाएगी, ज़्यादा कंपनीज इंटरनेशनल कंपनियों। पाकिस्तान का जो सोल्यूशन है जी इकॉनमी का वो लोन्स में नहीं है, वैसे तो लोन लेना भी इससे आसान हो जाएगा वाइट लिस्ट में आने से,
लेकिन लोन्स जो है वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं और FATF की वाइट लिस्ट में आने से आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो आसान हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकेगी, नई कंपनीज आ सकेंगी, पाकिस्तान का जो रुपी है उसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, डॉलर प्राइसेस भी एक्सपेक्टेड हैं कि कम होंगी। तो ये सारे मामला यकीनन कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उससे ये होगा कि आसानी पैदा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपकी एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती हैं। एक जो स्टिग्मेटिक इकॉनमी है उसमें से हम निकल सकेंगे और फिर ज़ाहिर है कि इट विल टर्न अप टू मोर जॉब्स एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलिए जी, इंशाल्लाह इसके समारात भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है जी कि ट्रॉमेटाइज ना हो और जो है जो उसमें इकॉनमी के इस वक्त हालात हैं यकीनन है तो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन होप रखें और अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कोशिश करें कि किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें और बिला वजह पैसे ना अपने पास रखें, बिला वजह डॉलर ना अपने पास रखें, उसको सर्कुलेशन में रखें एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। सर्कुलेशन में रहेंगे तो आपका काम भी उसी तरह से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात जी उन लोगों की करने लगे हैं, वैसे तो बहुत कम कुव्वत खरीद लोगों की रह गई है, ना ही होने वाली बात है सोना खरीदना। तो कैसे सोना ख़रीदा जा सकता है? एक दिन आपको पता चलता है इतनी कीमत, आप इतने पैसे लेके जाते हैं, अगले दिन सोने की कीमत बिल्कुल ऊपर चली जाती है। फिर घर आप कल सुन रहे होते हैं अच्छा जी सोने की कीमत में कमी हुई है। ये उतार चढ़ाव कैसे होता है, मतलब इसकी असल हकीकत क्या है, कुछ वो आपको समझाते हैं। सेकेंडली, अगर आपने सोना ख़रीदना है तो उसके लिए कुछ आपको हम तजावीज़ भी देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इतनी महंगी चीज़ खरीदे और आपके साथ फ्रॉड हो जाए, उसके अंदर सोना ना होने के बराबर होता है। ये भी चीज़ें चल रही हैं। तो सराफा मार्केट में आपको बेतहाशा दुकानें नज़र आती हैं। ये सिलेक्ट करना कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सोना खालिस है, कहाँ नहीं है, और उस कीमत के अकॉर्डिंग ऊपर भी जो सोने की तो अपनी एक कीमत होती है ना, वो बनाने के पैसे और फिर जो ऊपर पानी लगता है उसकी फिनिशिंग के लिए होता है, उसके लहदा से पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा सराफा मार्केट लाहौर राना इखलाक साहब मौजूद हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो अब बहुत ही कम लोगों का एक सेगमेंट रह गया है जो सोना खरीद सकता है। जी। तो सराफा मार्केटों में रश रहता है? देखें, ये जो ज्वेलरी है ये ख्वातीन की सदियों से, उसके बगैर ख्वातीन अपने आप को मुकम्मल नहीं समझती। बस शादी ब्याह में तो लाजमी है ना, आप चलें वैसे तो कॉम्प्रोमाइज़ बंदा कर ही लेता है। मगर देखें आजकल जो महंगाई है, जो सोने का रेट ऊपर है, असल जो सोने का रेट ऊपर जाने की वजह है वो डॉलर की वजह से है। ठीक है। $1655 कल पर औंस था। एक औंस में होते हैं 31 ग्राम 100 मिली, यानी 2 तोले 8.25 माशे। $1655 देकर आप 2 तोले 8.25 में से सोना खरीदते हैं। तो जब डॉलर यहाँ पर 225-26 रुपए का इस वक्त चल रहा है, तो ज़ाहिर है गोल्ड ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया। तो जब लोगों की बाइंग पावर नहीं रहेगी, लोगों के 1,46,500 परसों रेट था। आज का रेट क्या है गोल्ड का? आज रेट अब 2 बजे के बाद आएगा। अमेरिका में जब अमेरिका मार्केट ओपन होती है फिर पाकिस्तान में रेट उसका निकलता है। मोस्ट प्रोबेबली आप क्या बता सकते हैं आज का रेट हो क्या सकता है? कल के रेट के अकॉर्डिंग कुछ आसपास ही होगा। शाम तक किसी वक्त तो ऐसा भी होता है एक दिन में 4-5 हज़ार रुपये तोला अच्छा ऊपर नीचे हो जाता है। किसी वक्त तो ऐसा भी देखा गया है पिछले दिनों में, रात को रेट हमने छोड़ के गए हैं तो सुबह 10,000 रुपये कम हो गया है। अच्छा। अगले रोज़ शाम तक। अच्छा, पिछले दिनों में उसकी वजह डॉलर का उतार चढ़ाव की वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। हाँ। ज्वेलरी की ख़रीदारी जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों में कम हो गई है। ठीक है। अब एक मखसूस तबका है जो ज्वेलरी खरीदता है। लेट्स सपोज ना मैं एक आम बंदा हूँ, मैं कैसे अपडेट रह सकती हूँ सोने की कीमतें क्या चल रही हैं अगर मुझे कुछ खरीदना है? और यही चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि एकदम से 10,000 रुपये कम हो गई, मुझे कैसे पता चल सकता है कि मैं फौरी तौर पर कुछ अगर खरीदना है तो मैं चली जाऊँ? उसमें ये कि ज्वेलर से आपको टच रहना पड़ेगा। ज्वेलर से आप रब्ता रखेंगे, वो आपको मैसेजेस आजकल तो करते रहते हैं। हम अपने कस्टमर को ये ऑप्शन मौजूद होती है, तो मैसेजेस करते रहते हैं, तो सारा दिन मैसेजेस चलते हैं। तो उस वजह से फिर उनको हमारे कस्टमर को पता चलता रहता है। मगर अब जो सूरत हाल हमारे मुल्क की सूरत हाल है
डॉलर की जो उड़ान है हाँ, उसने बहुत परेशान किया। एक बार फिर से डॉलर की कीमत बढ़ रही है। पिछले दिनों कुछ कम होती भी नजर आई, सोने की कीमत में कमी भी आई। लेकिन मैं परेशान ये हो रही हूँ कि आयशा ने इतनी कमाल की फुटेज निकाल के रखी है, इतने इतने बड़े जेवरात, इतने इतने बड़े सेट दिखा रहे, भाई किसने खरीदे हैं? ये टीवी पे दिखा दिखा के हम लोगों को खुश कर रहे हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये तो चीज़ें जो हैं वो आपकी मैं कहूँगी लक पे ही है। अगर आप गए आपको पता चल गया आज कीमत कम हो गई है, इसमें हमारे ज्वेलर हजरात जो हैं उनका कितना रोल होता है? आपको समटाइम दुकानों के हिसाब से भी रेट ऊपर नीचे लग रहे होते हैं, या मैंने एक सेट बनवाया आप उसकी कीमत कुछ बता रही हैं, साथ वाले उसकी कीमत कुछ बता रही हैं, जबकि पर तोला के हिसाब से हमने देखना है। ये डिफरेंस क्या है, ये समझा दें मुझे। उसमें डिफरेंस यही है कि गोल्ड जो है हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो वो चेक करके 21 कैरेट और 22 कैरेट की निशानदेही करे। अच्छा, इस पे कोई इदारा ही नहीं है? कोई इदारा नहीं पाकिस्तान में। यानी आप देखें इतना महंगा गोल्ड है, अगर आपने खरीदना है आप कहीं से चेक कराने चले जाएं कि ये असल है भी या नहीं है, तो हमारे पास कोई इदारा नहीं। कोई इदारा नहीं, ये होना चाहिए। होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इदारा होना चाहिए और गोल्ड का काम करने वालों को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। इसमें कुछ हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो जाहिर है फिर वो आपने जो बताया है कि कोई रेट कुछ लगा रहा है, कोई वो अच्छा, आप कुछ चीज़ें ऐसी बता दें कि अगर कोई सोना खरीदना चाह रहा है तो वो असल और खालिश सोने की कुछ पहचान अगर ऐसी होती है जो आप चीज़ें कि क्या आपने अगर सोना खरीदना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें आप। उसमें पहचान कोई नहीं, सिर्फ एतमाद है। पुराने जो ज्वेलर हैं अपने मिलने वाले उनसे बनवाएं, जिनके पास आपका पुराने चले आ रहे हैं, एतमाद है, वही है, सिर्फ एतमाद है, कोई इदारा नहीं है। सही। और एक इंसान का एक ज़मीर है जो अपने ज़मीर के मुताबिक जो लोग काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी। अच्छा, ये बड़े आजकल फैंसी सेट हमें नज़र आ रहे हैं, सो इनमें ऐसा तो नहीं है कट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जरा वाले भी होते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि इसमें आपकी अगर आप सोना कम होता है और फैंसी सेट अगर हम देखना चाहें तो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाता इसमें? देखिए वो तो एक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, गोल्ड ने तो गोल्ड रहना है। जो स्टोन वगैरह लगते हैं वो कीमती होते हैं, कुछ वज़न में गोल्ड में दिए जाते हैं, कोई गोल्ड से निकाल दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। तो उसमें यही है कि डिज़ाइनिंग है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसी डिज़ाइनिंग चूज़ करें, बगैर स्टोन के आप चूज़ कर लें डिज़ाइनिंग, गोल्ड चूज़ करें तो वो गोल्ड ही होगा, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। सही सही। देखने वालों को मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही है कि ज़रूर खरीदें। देखें आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है हमारे ये पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ज्वेलरी हमारे घरों में पड़ी हुई है। किसी ने हर घर में 1,50,000 की, 2 लाख की, हर जगह पड़ी हुई है और उसकी कोई रीसेल नहीं है, वो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अंगूठी भी ले लेंगे वो भी आपके अच्छे बुरे वक्त में काम सेविंग हो जाती है, लेकिन बात तो फिर वहीं आ गई ना कि अगर किसी की कुव्वत खरीद होगी, दिल तो हर किसी का करता है, कैसे पॉसिबल है कोई नहीं खरीदेगा इन हालात में? लेकिन ये बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हम एक सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और आपको बता देते हैं मौसम की सूरत हाल। आज का मौसम कोमल बता रही है। शहर लाहौर में सूरज की किरणें जो हैं वो तेज़ हो रही हैं और हल्की सी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी तपिश जो है वो महसूस की जा रही है। ये वो तपिश है जो कि सर्दियों में अमूमन शहरियों को दरकार होती है और आज जो है वो मौसम कदरे बेहतर भी महसूस किया जा रहा है। हवाओं का सिलसिला आज थोड़ा सा थमा हुआ है और वक्फे से आहिस्ता सी रफ्तार से चल रहा है। और दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 27 रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है और कम से कम दर्जा हरारत 17 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाएगा। और तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो टेम्परेचर 29 रिकॉर्ड किया जाएगा और 1 बजे 30 रिकॉर्ड किया जाएगा और 1 से जो 5 बजे के दरमियान का जो टाइम पीरियड है उस उधर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और जो टेम्परेचर है वो भी 30 डिग्री रहेगा। और 5 बजे के बाद जो है वो दर्जा हरारत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू होगी और हल्की सी खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और जो टाइम पीरियड के साथ जो है खुनकी में इजाफा फिर बढ़ता चला जाएगा। और
सर्दी भी महसूस की जाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जहाँ पे हम बात करते हैं मौसम बदलते के हवाले से, तो वहीं हम बात करते हैं लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। लाहौर का AQI इस वक्त भी 229 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर जो है स्मोक के निर्गे में आ चुका है। और मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि ख़ासतौर पर वो अफराद जिनको फेफड़ों का मसला है, ये बढ़ती स्मोक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए जो है वो जो माहिरीन है वो शहरों को हिदायत करते हैं कि ऐसी जगहों और ऐसी जो रोड है उनका इंतखाब ना करें जहाँ पे जो रशी एरिया हो, रशी एरिया में आपको खड़ा होना पड़े, क्योंकि बढ़ती हुई स्मोक जो है वो शहरियों की सेहत पर काफ़ी ज़्यादा जो है मनफी असरार डाल सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदल सफ़र को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये जो माहिरीन की जानिब से बताया गया था कि नवंबर और जो नवंबर का फर्स्ट वीक है और अक्टूबर का जो लास्ट वीक है, इस जो वीक है ये इन वीक के दरमियान जो है वो स्मोक का सीज़न काफ़ी हद तक हम उसमें इजाफा देखेंगे। तो अब वो सीज़न ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो शहरियों को हिदायत की जा रही है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और कोशिश करें कि अगर आप किसी ऐसे लुदा तरीन इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, तो उन इलाकों में अपने चेहरे जो हैं उनको ढांप कर निकलें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और बच्चों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि जिन एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल बताई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। हमारे पास हैं जी मोबाइल रेट्स, आपके साथ शेयर करेंगे। Xiaomi मोबाइल M3 है, इसकी प्राइस क्या है जी? अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं 24,000 रुपये इसकी कीमत है। Xiaomi 10 मोबाइल है, 28,499 रुपये में ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। Xiaomi Note 8 मोबाइल 30,499 रुपये इसकी कीमत है। 9T मोबाइल है Xiaomi का ही और ये आप खरीद सकेंगे अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 27,999 यानी 28,000 रुपये। तो मोबाइल के रेट आपने जान ली, अब आपको बता देते हैं जी करेंसी के रेट आजकल क्या चल रहे हैं माल के हाल में। आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर की। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और डेंगू का सीज़न ये जी पीक पे है, आपसे अपडेट हर रोज़ इसीलिए शेयर करते हैं कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं फुल स्लीव्स वाली शर्ट उन्हें पहना के भेजें और बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। अर्ली मॉर्निंग और शाम का टाइम जो है वो ज़्यादा पीक आवर में शामिल होता है, तो इस टाइम पे कोशिश ये कीजिए घरों के दरवाजे बंद रखिए, कहीं पे पानी जमा मत होने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।